योगी जी अब आपकी भूमिका पर आते हैं। ऐसा लोग मानते हैं कि आप बीजेपी के पूरे कैरेक्टर को पूरा सूट करते हैं। वो इसलिए क्योंकि आपका रहने का ढंग, ये भगवा रंग जो आप धारण करके रखते हैं चारों तरफ से, आपका बुलडोजर चलाना, आपका उत्तर प्रदेश क्या देश भर को राममय करना, जिससे आपको लगता है इस लहर से फिर हिंदू वोटर भी अप्रभावित होकर नहीं जाएगा 2024 तक। तो आप एक तरह से बीजेपी के पूरे कैरेक्टर को पूरा सूट करते हैं। और उस कड़ी में अगर हम राम मंदिर को देखें तो आपने भी पूरी ताकत झोंक दी है। इसी के जरिए आप बीजेपी को जितना लाभ 24 के लिए दिलाना सकते हैं वो आप दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैं सही नहीं? देखिए, मैं तो इस पूरे अभियान का एक सिपाही हूं और सिपाही के रूप में हम लोग राजनीति में आए हैं मूल्यों और आदर्शों के साथ। राजनीति हमारा पेशा नहीं है। उन मूल्यों और सिद्धांतों के साथ आए हैं और उन्हीं मूल्यों और सिद्धांतों के साथ कार्य कर रहे हैं, कार्य करते रहेंगे। पर आप में कैसा क्या है जो बाकी मुख्यमंत्रियों में नहीं है? आपको हर जगह प्रचार के लिए ले जाया जा रहा है। सभी लोग काम कर रहे हैं। नहीं, आपको आप स्टार प्रचारक बन के कुछ तो ऐसा है इस भगवा रूप में। सभी मुख्यमंत्री एक दूसरे राज्य में प्रचार के लिए जाते हैं और हर एक के सहयोग के लिए एक दूसरे के राज्यों में जाते हैं। हमारे राज्य में चुनाव होते हैं, हमारे राज्य में भी अन्य राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री गण आते हैं, केंद्रीय नेता गण आते हैं। ऐसे ही अन्य राज्यों में होता है तो हम लोगों को अवसर मिलता, हम लोग भी जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, सभी लोग एक दूसरे के सहयोग करने के लिए जाते हैं। हाँ, कुछ चीजें तो अगर भगवा कलर में इतना आकर्षण है तो मैं चाहूंगा पूरा देश ही भगवा में होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? नहीं, एक और चीज है वो ये कि अयोध्या नगरी को जैसे हम सिर्फ एक अंजना ने भी मॉडल शब्द का इस्तेमाल किया, तो अगर उसे हम देखें, ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ 22 जनवरी के लिए या फिर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए नहीं सोच रहे हैं। आपने जिस तरह के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत की है, ये क्या 50 वर्ष का प्रोजेक्ट है? मतलब आप अयोध्या नगरी को 50 वर्ष आगे कैसा देख रहे हैं? देखिए, अयोध्या को अभी भी हम लोगों ने अयोध्या को वास्तव में केवल एक छोटे से नगर के रूप में जाना है। ईमानदारी से अगर इस पर लोग शोध करें तो यह विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है। विश्व की? हाँ, पहला मनुष्य और मनुष्य की परंपरा की शुरुआत यहीं से शुरू भी होती है। अयोध्या उसकी प्रथम भूमि है, आधार भूमि है। मनो से मानो और फिर वहीं से परंपरा आगे बढ़ी है। मनु के कितने पुत्र थे उसके अनुसार अगर आप देखेंगे तो अलग अलग द्वीप उन्हीं के उस पर माने गए हैं। आप भारत के प्राचीन इतिहास को उठा के देखें तो आपको ये सारी चीजें जानकारी में आ जाएंगे। अयोध्या प्रभु राम की पावन जन्मभूमि है, ये तो हम सब जान रहे हैं। उत्तर भारत को सबसे उर्वरा भूमि बनाने का श्रेय हम मां गंगा को देते हैं जी। और गंगा को इस उत्तर भारत में लाने वाले कौन थे? भागीरथ। वे भी अयोध्या में जी। महाराज दलीप भी वहीं पैदा हुए थे, महाराज अज भी वहीं पैदा हुए थे, मानधाता भी वहीं पैदा हुए थे। एक लंबी परंपरा है। जैन परंपरा के तीर्थंकरों को आप देखेंगे, ये परंपरा भी वहीं से निकलती हुई दिखाई देती है। जड़ भरत हो या फिर उसके बाद की परंपराएं, ये सब वहीं से निकलती है। और अयोध्या के इस महत्व को कमतर आंकने का प्रयास, जो विश्व के इतिहास की भूमि है, जिसे सम्मान बहुत पहले मिलना चाहिए था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण वह सम्मान अयोध्या को प्राप्त हो रहा है। और हम लोगों को इस बात को मानना चाहिए कि हमें अयोध्या के इस महत्व के माध्यम से भारत की
यानी एक ग्लोबल ब्रांडिंग का एक अवसर मिला है, हम लोगों को लेके आए। देखिए हम लोग उसके महत्व को अभी भी वो बहुत वो कर रहे हैं, अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। 2017 में हम लोगों ने अयोध्या में दीपोत्सव के आयोजन को किया था। 2018 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हुआ कि भाई अयोध्या के साथ उन देशों को जोड़ो जिन देशों से भारत के सांस्कृतिक संबंध रहे हैं या हैं, आज भी हैं, जो अपने सूत्र को जोड़ते हैं। तो साउथ कोरिया की फर्स्ट लेडी हमारे आयोजन का चीफ गेस्ट बनी थी। उनका पूरा एक डेलीगेशन आया था यहां पे, और उन्होंने इस बात को कहा कि अयोध्या की राजकुमारी कि हम वंशज हैं साउथ कोरिया में। और अयोध्या की राजकुमारी कैसे वहां गई? जल मार्ग से। हमारी सरकार ने अयोध्या के लिए जिससे जल मार्ग को हम प्रारंभ कर सकें, इसके लिए इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी का गठन भी कर दिया है। यहां से हाँ, हम लोग लेके जा रहे हैं, शुरू करेंगे हल्दिया तक जोड़ने के लिए, फिर वहां से आगे बढ़ने के लिए। और अयोध्या की राजकुमारी रत्ना जल मार्ग से साउथ कोरिया पहुंची थी। आज की वहां की जो परंपरा है, एक बड़ी परंपरा वहां पर उन्हें अपनी दादी माँ के रूप में संबोधित करके सम्मान देती है। और उन्हीं की स्मृति में किम हो जो पार्क है अयोध्या का, वो हम लोगों ने वहां पे स्थापित किया है। ऐसे ही थाईलैंड में आप देखें, राजा राम है वहां की पूरी परंपरा अपने आप को राम से जोड़ती है। वहां के जो नेशनल हाईवेज है वे सब राम के नाम पे, रामा 1, रामा 2, राम के नाम पर है। राजा ने अपना जो म्यूजियम, अपना जो पैलेस था, ग्रैंड पैलेस, उसको उन्होंने रामायण को दान किया। थाई रामायण के सभी चित्रों को उस पर उकेर करके उन्हें राम को सम्मान दिया। ये थाईलैंड का है। थाईलैंड की जो पुरानी राजधानी थी, जो बाद में म्यांमार के साथ युद्ध के दौरान क्षतिग्रस्त हो गई थी, वह अयोध्या थी। आज भी उन्होंने सम्मान दिया। यानी अपनी परंपरा को कहां से लोग जोड़ रहे हैं राम के साथ। आप इंडोनेशिया में देखिए, इंडोनेशिया तो दुनिया के सर्वाधिक मुसलमान रहते हैं, लेकिन इंडोनेशिया में वे लोग आज भी रामायण के साथ जुड़े हैं। और हमने इंडोनेशिया की रामलीला को भी आमंत्रित किया है इस दौरान अयोध्या में। अब उनके पात्रों से बात करिए ना, वे सभी राम को अपना आदर्श मानते हैं। समस्या ये है कि जो अधकचड़ा ज्ञान होता है ना, वो व्यक्ति को भ्रमित कर देता है। और जिन लोगों ने भारत को, भारत के बारे में कभी जानने का ईमानदारी से प्रयास नहीं किया, वही लोग भारतीयता पर, भारत की परंपरा पर, भारत के महापुरुषों पर, भारत की आराध्य देवों पर प्रश्न खड़ा करते हैं। इनको वास्तव में समझना चाहिए। अयोध्या केवल अयोध्या नहीं है, अयोध्या तो विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, और उस सांस्कृतिक राजधानी के रूप में उसकी पुनर्स्थापना होनी ही है। आपने अभी कहा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, आप लोगों का नारा था। संघ परिवार का एक और नारा है, काशी मथुरा अभी बाकी है। उस पर आपके क्या विचार है? देखिए, जो विषय न्यायालय में है तो न्यायालय को उस पर काम करने देना चाहिए। हमने रामलला के लिए 500 वर्षों तक संघर्ष किया, और मर्यादित तरीके से उसमें न्याय और सत्य की विजय प्राप्त की। यहां के मामले भी अभी सब जुडिस हैं, न्यायालय में, न्यायालय के सामने अपने प्रमाण प्रस्तुत करेंगे। समय आने पे सारी तथ्य सामने आएंगे। दूध का दूध, पानी का पानी, सबके सामने आएगा। यानी लड़ाई लड़ी जाएगी पर अदालती, कानूनन। हाँ, कानून उस प्रक्रिया आप ही के राज्य की बात है, बाकी दोनों जगह। हाँ, कोई बात नहीं। तो उत्तर बस प्रदेश में पूछ रहे, कन्हैया लाल जी को भी आप लोग कोई तारीख देने वाले हैं? मैंने कहा सभी चीजों के लिए समय आएगा। और देखिए, हो है वही जो राम रसी राखा, प्रभु को अपनी लल्ला को भी तो रसने दीजिए। पर खुशी आपकी छिपती नहीं है चेहरे पर, वो आते ही बात खुशी दिख रही है आपके चेहरे। मैं क्या कह रहा हूं ना, हम तो निमित्त मात्र हैं, प्रभु अपनी लीला को स्वयं करेंगे।
अच्छा, चुनावी पॉलिटिक्स पे आने से पहले अगर एक विपक्षियों को अगर एक राम संदेश मंदिर आपको से- देना हो। हाँ, राम मंदिर से जुड़ी एक और चीज मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये यजमान और मुख्य यजमान की बात क्या है योगी जी? तीर्थ क्षेत्र ने, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने यजमान बनाए हैं प्रधानमंत्री मैं सकता हूं जिसको भी उनको उचित लगता है उनको अपने यजमान बना करके उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। पर ये कहा गया कि मुख्य यजमान कोई और होगा। मगर जो अनुष्ठान में बैठ करके इस पूरे को संपन्न करेगा। अच्छा, ये सभी कार्यक्रम उसका अपने शास्त्रोक्त पद्धति और शास्त्रोक्त पद्धति के अनुसार ही सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। कार्यक्रम के बारे में कुछ जानकारी आप दे पाएंगे? 12 बजे शुरू हो रहा है, 12:20 में प्राण प्रतिष्ठा का काम होगा। अगर थोड़ा बहुत जानकारी, जो दर्शक उस दिन इंतजार करेंगे टीवी के सामने, आपने छुट्टी की घोषणा कर ही दी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में उस दिन जो है सार्वजनिक अवकाश भी रहेगा। उससे पहले अनेक कार्यक्रम चल रहे हैं, जैसे 14 से लेकर के 21 तक स्वच्छता का एक विशेष अभियान चल रहा है। हम दीपावली के पहले भी इस प्रकार का कार्यक्रम करते हैं, अन्य आयोजनों में करते हैं। यद्यपि पहले की तुलना में स्वच्छ भारत मिशन के बाद काफ़ी स्वच्छता आई है, लेकिन फिर भी लोगों में एक जागरूकता के लिए आज से 16 जनवरी से लेकर के 22 जनवरी के मध्याह्न के पूर्व तक अखंड रामायण पाठ या राम नाम संकीर्तन के कार्यक्रम होंगे। अपराह्न में, मध्याह्न में 12 बजे के बाद प्रधानमंत्री जी का और अन्य महानुभावों का मुख्य मंदिर में प्रवेश होगा। पूजा पहले से चल रही होगी, उसके बाद एक कार्यक्रम अनुष्ठान होंगे और लगभग 1 बजे तक अंदर का कार्यक्रम संपन्न हो करके 1 बजे वहां पे संबोधन की दृष्टि से जो मंच बना होगा उस मंच पे आकर के फिर ये कार्यक्रम आगे चलेगा। आप भी बोलेंगे, पीएम भी बोलेंगे? तो ये कार्यक्रम वहां के संपन्न होंगे। संपन्न होने के बाद जो भी तीर्थ क्षेत्र जो भी तय करेगा उसके अनुसार ये कार्यक्रम होंगे और उसके बाद फिर 2 बजे के बाद से जो आगत पूज्य संत जन हैं, अतिथिगण हैं, दर्शन करेंगे। वो अंदर जाकर के दर्शन करते हुए निकलते जाएंगे, उनका प्रस्थान होगा। तो ये सभी कार्यक्रम वहां पे होंगे। ये कार्यक्रम फिर अनवरत आगे व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि हर राम भक्त अयोध्या आना चाहता है, तो उनके लिए भी फिर ये व्यवस्था वहां पर आगे, क्योंकि बहुत ज्यादा लाखों लाख की तादाद में लोग पहुंच सकते हैं। 22 तो किस तरह तारीख की को तैयारी है? तो हो जाए, पर 23 तारीख से पूरा प्रशासन समझ रहा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में 23 के बाद से हम लोग वही अनुरोध कर रहे हैं कि स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्था बनाई जा रही है हर राज्य में, हर जनपद में, वे अगर उसकी व्यवस्था के तहत आएंगे तो किसी को भी कष्ट नहीं होगा। अपने तरीके से पैदल न निकले, क्योंकि उत्तर भारत में इस समय भीषण शीतलहरी चल रही है और भीड़ भाड़ होगी। इसलिए लोग, मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि पैदल कोई न चले, अपने वाहन स्वयं बुक न करें। जो व्यवस्था स्थानीय स्तर पर बनाई जा रही है, वहां पे न्यास से जुड़े हुए लोगों के द्वारा या अन्य संगठनों के द्वारा एक व्यवस्था बनाई जा रही है। वहां से अपना कार्यक्रम भेज करके जब उनको वहां से कहा जा रहा तभी वे लोग आए। रेलवे कुछ स्पेशल ट्रेन्स भी चलाएगी, उन स्पेशल ट्रेन्स में भी आप अपना रिजर्वेशन करवा करके अयोध्या आ सकते हैं। तो वहां पे हम उनको बेहतर सुविधा दे पाएंगे और आसानी से दर्शन करा पाएंगे, क्योंकि केवल अयोध्या आना भर नहीं है, जिस उद्देश्य से आ रहे हैं कि रामलला का दर्शन कर सकें, उस उद्देश्य की पूर्ति भी होनी चाहिए। तो इसके लिए वहां पे दर्शन के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जा रही है, बैरिकेडिंग दिए जा रहे हैं, अन्य कार्यक्रम हो रहे हैं। तो कितना भी कोई करेगा तब भी दर्शन करने में एक व्यक्ति को एक दिन में एक देव विग्रह का दर्शन करने में बहुत मेहनत करेंगे, 1.5 लाख 2 लाख तक लोग दर्शन कर पाएंगे, जबकि आने के इच्छुक लोग बहुत होंगे। तो ये प्रयास धीरे धीरे करके जब भी अवसर आएगा तो लोगों को हम लोग उस प्रकार की व्यवस्था देंगे। देखिए, अयोध्या के प्रति आकर्षण का क्या हो, जैसे रामनवमी में अमूमन 17 के पहले हजारों में लोग आते थे, 50,000 60,000 तक लोग आते थे, दर्शन करके स्नान करके चले जाते थे। दीपोत्सव के बाद कार्यक्रम में संख्या बढ़ती गई, अयोध्या में सुविधा भी मिलती गई, लोगों को लगा कि नहीं अब तो ठीक होगा। इस वर्ष रामनवमी के अवसर पर
35 लाख लोग आए थे। इतनी बड़ी संख्या का अयोध्या में आगमन इस बात को दिखाता है कि लोग, हर श्रद्धालु, हर राम भक्त अयोध्या आना चाहता है, और उसके लिए उस प्रकार की सुविधा और व्यवस्था हम लोग देंगे। एक और सवाल मन में आया, आपने कहा कि प्रधानमंत्री लगभग 12 बजे के आसपास वहां पहुंच रहे हैं, तो क्या माने जो मुख्य गर्भगृह है उसमें पहले से ही उन मूर्ति रामलला की 5 साल वाली भी जो अरुण योगीराज बना रहे हैं और छोटी वाली भी रामलला जी की मूर्ति सभी वो सब पहले से स्थापित हो जाएगी। बाकी वो तो अंत में मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम का एक आयोजन होगा, उस 1 घंटे के आयोजन के अंदर सारे कुछ संपन्न हो जाएंगे। योगी जी, अब कुछ राजनीतिक प्रश्नों की ओर आना चाहती हूँ। मायावती जी ने हाल ही में ये घोषणा की कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी। लोकसभा चुनाव में वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं जाने वाली हैं। उन पर भी बड़े प्रहार हुए, कहा गया कि वो तो भारतीय जनता पार्टी का फायदा करने वाले हैं। देखिए, हर राजनीतिक दल को अपनी रणनीति तय करने का अधिकार है, और हम कैसे किसी राजनीतिक दल के बारे में बात कर सकते हैं, किस अधिकार से हम बोल सकते हैं? पर आपको फायदा होगा, बीजेपी को फायदा होगा। देखिए, बीजेपी को क्या फायदा होना है, क्या नुकसान होना है, यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ही अपने आप तय कर देगी। हम लोग तो तब भी लड़े थे जब 17 में ये लोग अलग अलग लड़े थे, 14 में भी अलग अलग लड़े थे। 14 में 2 नवयुवकों की जोड़ी लड़ी थी। 17 में भी फिर ये लोग लड़ने का प्रयास किए थे बीजेपी से। 19 में इन लोगों ने प्रदेश में एक महागठबंधन भी बनाया था। तो भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में तब भी लड़ी थी, और अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी थी, जीती थी। लेकिन हर पार्टी को अपना एजेंडा सेट करने और अपने रणनीति को बनाने का पूरा अधिकार है। बीते दिन मायावती जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि वो अलग लड़ेंगी, और मायावती ने गिरगिट कह दिया अखिलेश यादव को। अब आज अखिलेश यादव आए, उन्होंने कहा कि हम तो सपना देख रहे थे कि मायावती जी को पीएम बनाएंगे, लेकिन वो किसी के दबाव में मेरे खिलाफ बोल रही हैं, और माना जा रहा है वो दबाव आप ही का है। हमारा कौन? चलिए, मैं धन्यवाद केंद्र सरकार का, सीबीआई, अखिलेश जी को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि कम से कम उन्होंने मेरा दबाव माना। तो आपका असर वाला मान रहे हैं वो, लेकिन एजेंसीज का असर है। लेकिन अखिलेश जी गेस्ट हाउस कांड को संभवतः भूल गए होंगे। आखिर मायावती जी के साथ तो उन्होंने ही किया था ना। या स्मारकों के प्रति जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग उन्होंने उस समय किया था जब 12 में मुख्यमंत्री बने थे, ये किसी से छुपा हुआ है क्या? और ये बार बार तो कभी कांग्रेस के साथ जाते हैं, कभी बीएसपी के साथ जाते हैं, कभी किसी और के साथ जाते हैं, तो ये तो बार बार अपने आप वही चेंज करते हैं, वही बदलते रहते हैं अपना। तो मायावती जी ने जो बोला है, क्या बोला है, मैंने पूरा बयान पढ़ा नहीं है, कुछ सुना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि उनको जो अच्छा लगता होगा उनकी पार्टी के हित में उस प्रकार का। त्रिकोणीय लड़ाई से आपको फायदा होगा ना सर, अगर बीजेपी वर्सेस वन कैंडिडेट। बीजेपी मोदी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर बेहतरीन प्रदर्शन करेगी। कितनी सीटें 80 में से? हम तो 80 में से 80 लाने के पक्षधर हैं कि 80 में से 80 बीजेपी के पक्ष में। योगी जी, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ आए थे तो उन्होंने कई समीकरण बिगाड़े भी थे। ये बात अलग थी कि कार्यकर्ताओं के दिलों के हम तब भी 64 सीट, 80 में से 64 सीट जीते थे। 80 में से 64 सीट हम लोग तब भी जीते थे। पर सही बताइए कि 80 सीटों वाला उत्तर प्रदेश, जिसके लिए सबसे ज्यादा मेहनत सारे दल करते हैं, वहां पर अगर वाकई बीएसपी, एसपी, कांग्रेस वगैरह सब मिल जाते एक साथ, तो ये 50 की लड़ाई हो जाती प्रतिशत। देखिए, गठबंधन 19 में इन्होंने गठबंधन किया था, परिणाम क्या हुआ? परिणाम क्या था? उस समय इन्होंने दुष्प्रचार की सारी सीमाओं को लांघ दिया था कांग्रेस ने, और जनता के सामने सब दूध का दूध, पानी का पानी हुआ। आज ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस जो है इन सभी चीजों से जो है देश की जनता इसको देख नहीं रही है। आज तो
19 से भी हम कभी कहीं आगे निकल चुके हैं। आज 10 वर्ष का प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज हर व्यक्ति स्वीकार करता है कि आज वैश्विक मंच पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। आज हर व्यक्ति इस बात को मानता है देश के अंदर अच्छा यानी वर्ल्ड क्लास जो है इंफ्रास्ट्रक्चर भारत के अंदर बना है पिछले 10 वर्ष के अंदर। हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि देश सुरक्षित हुआ है और देश मोदी जी के नेतृत्व में सुरक्षित है। और हर व्यक्ति इस बात को मानता है कि बिना भेदभाव के वेलफेयर स्कीम का लाभ हर गरीब को, हर गांव को, हर किसान, हर नौजवान और हर महिला तक पहुंचाने का कार्य हुआ है। किसने रोका था कांग्रेस को या अन्य दलों को इस प्रकार की वेलफेयर स्कीम को चलाने से? कल आपने देखा होगा कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों के जीवन स्तर में पिछले 10 वर्ष में कितना अंतर आया है। 24 करोड़ से अधिक लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं भारत के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए।